हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़मार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसए 620 विच इज फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो हमने कल डिस्कस किया था एसए 600, उससे पहले डिस्कस किया था एसए 600 एंड हमने अभी तक 200, 300, 400, 500 ये सारी सीरीज खत्म कर दी है एंड आज हम एसए 600 सीरीज भी खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये मेरे प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके इन्हें फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट के बारे में। सर एक्सपर्ट है इसका मतलब अगर और ये ऑडिट में भी यूज हो रहा है इसका मतलब ये ऑडिट में एक्सपर्ट होगा। नहीं 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 नहीं, ये सेम है मैनेजमेंट एक्सपर्ट से। मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो एक्सपर्ट था जो अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड में एक्सपर्ट था, उसको हम यूज कर रहे थे, उसको मैनेजमेंट यूज कर रहा था बेसिकली इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर ऐसा कोई बंदा है जो अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में एक्सपर्ट है, उसको अगर ऑडिटर यूज कर रहा है तब हम उसको बोलते हैं ऑडिटर्स का एक्सपर्ट। अब सर यार ऑडिटर अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड वाले एक्सपर्ट को क्यों यूज करेगा, बताते हैं। मैं बताऊंगा आपको ये सिचुएशंस कब कब हमें यूज करना पड़ता है। मतलब ये बेसिकली एग्जांपल्स है, कुछ कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है को जहां पे हमें ऑडिटर्स एक्सपर्ट को यूज करना पड़ता है। तो सिंपल सीधी सी बात ये है कि ये 620 कब नहीं लगेगा, जब हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करेंगे तो ऐसे 500 लगेगा। जब हम उस एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फील्ड में एक्सपर्ट है, तब ये ऐसे 620 नहीं लगेगा। ये बात आप ध्यान रख लेना, इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो लोग। ये तभी लगेगा जब हम एक ऐसे एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं जो अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड में है। ठीक है, अब ये ऑडिटर का एक्सपर्ट है वो भी अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अगर अकाउंट भी अगर ऑडिटिंग नहीं है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे सबसे बड़े सब्जेक्ट आते हैं, सबसे अच्छे थोड़े टफ कैटेगरी वाले सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है हमारे पास एफआर और एक आता है टैक्सेशन। तो वही उन्हीं दोनों फील्ड के एक्सपर्ट्स को हम यूज करेंगे। एफआर में हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए हम एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने पढ़ा है ग्रेचुटी पीएफ, वो जो हमारा ईपीए वो वाला था शेयर बेस्ड पेमेंट वाला, उसमें ग्रेचुटी वैचुटी वाला था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वाला, उसमें अपन को एक्चुअल वैल्यूएशन देखना पड़ता है, एक्चुअल का कैलकुलेशन देखना पड़ता है। तो उसमें हम एक्सपर्ट को यूज करेंगे। टैक्स में हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो टैक्स है ना वो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के टैक्स है, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, इसलिए हम एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये ऐसे 5 सिचुएशंस है जब हमें एक्सपर्ट को यूज करना पड़ता है। ऐसे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, तो ये इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसमें ना एक बात ध्यान रखना कि ये जो ऑडिटर्स का एक्सपर्ट है इसमें 2 टाइप के एक्सपर्ट होते हैं। एक होता है इंटरनल एक्सपर्ट और एक होता है एक्सटर्नल एक्सपर्ट। तो अब इसमें भी है ना आपका एक छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है कि भाई ये बताओ ये वाला एक्सपर्ट था, इसकी ये कंडीशंस थे, तो ये इंटरनल एक्सपर्ट है या फिर एक्सटर्नल एक्सपर्ट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ना मतलब ऑब्वियसली आपका जो आपका फर्म का कोई स्टाफ है, कोई बंदा एम्प्लॉई है, तो वो तो आपका इंटरनल एक्सपर्ट ही है। लेकिन अगर आपके नेटवर्क फर्म का भी कोई भी स्टाफ एम्प्लॉई है तो वो भी आपका इंटरनल ऑडिटर्स एक्सपर्ट है। और अगर नेटवर्क फर्म का भी अगर कोई टेम्पररी स्टाफ है तो भी आपका वो इंटरनल ऑडिटर एक्सपर्ट है, एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, आ सकता है इसलिए मैंने पूछ लिया। टेम्पररी स्टाफ ऑब्वियसली आपके अगर फर्म का कोई टेम्पररी स्टाफ है तो वो भी आपका इंटरनल एक्सपर्ट है। फिर ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई मैंने 600 में भी बताया, 610 में भी बताया, 620 अभी मैं ये भी बता रहा हूँ कि भाई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है, भले आप किसी का भी काम यूज कर लो, आप बच नहीं सकते। ठीक है, एक बार आप अपने नोट से डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ऑडिटर की होती है भले, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती भले आप ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करो, इंटरनल ऑडिटर को यूज करो, कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करो, भले कंपोनेंट ऑडिटर पे आप थोड़ा रिलाई कर सकते थे कि हमने थोड़ी सी छूट दे रखी थी आपको वहां पे बस। ठीक है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट सेम एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट और टेम्पररी स्टाफ ऑफ नेटवर्क फर्म, अगर कोई टेम्पररी स्टाफ है नेटवर्क फर्म का वो भी इंटरनल एक्सपर्ट में आता है, और एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी होते हैं जो बाहर वाले बंदे होते हैं। अब ये 5 काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। 2 है अपने पास एफआर, सॉरी हाँ 2 है अपने पास एफआर, एक तो अपना ये एक्चुअल वाला और एक अपना ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, और 3 है अपने पास टैक्स के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व। ठीक है, यस। ऐसे 620 में कौन कौन सी चीजें नहीं आती, सबसे पहला एक्सपर्टीज इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, तो वो ऐसे 620 में नहीं आता, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऐसे 620 में नहीं आता क्योंकि आता है ऐसे 500 में। अब आते हैं सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं वेदर देयर इज अ नीड फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट, क्या हमें ऑडिट एक्सपर्ट को यूज करने की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहली चीज आप मुझे एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपके पास किसी भी इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, ठीक है, और आपको ऑडिटर्स एक्सपर्ट को यूज नहीं करना है फॉर सम रीजन, तो आप खुद ही नॉलेज लेके उसको
अप्लाई कर सकते हो उस इंडस्ट्री में। सपोज आपको है ना एक एक्सपर्ट चाहिए, सपोज आपको इंजीनियरिंग वाला बंदा चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है, पूरा आपको वो कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है, आपका क्लाइंट जो है वो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, तो आपको एक सिविल इंजीनियर चाहिए, लेकिन आपको एक्सपर्ट यूज नहीं करना। आपके ना मतलब आपकी पास्ट हिस्ट्री में आपके इतनी सारी आपकी नॉलेज हो गई है, आप 15-20 साल से इसी इंडस्ट्री में ऑडिट करते जा रहे हो, तो आपको खुद ही इतनी नॉलेज हो गई कि आपको एक्सपर्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपर्ट यूज करना ही करना है, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एक्सपर्ट यूज नहीं करना है तो क्या करना है, भाई खुद की नॉलेज यूज कर लो, कुछ उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ले लो, उसकी ट्रेनिंग ले लो, हो सकता है तो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से ऑडिट कर पाओ, ठीक है, सिंपल ये था। अब नीड फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट, कब कब आपकी नीड आती है ऑडिटर्स एक्सपर्ट की? 3 ऐसे है, 3 ऐसे आपको याद रखने हैं, सिंपल है। SS 315 में आप यूज कर सकते हैं ऑडिटर का एक्सपर्ट, ऐसे 330 में यूज कर सकते हैं एक्सपर्ट को, और ऐसे 500 में आप यूज कर सकते हैं एक्सपर्ट को। तो ऐसे 315 में हम क्या करते थे, हम करते थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। 315 रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, आपने मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, रिस्क असेसमेंट में रैप प्रोसीजर्स में हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की और आइडेंटिफाई एंड असेस करते हैं रोमम को। तो ये दोनों काम के लिए आप एक्सपर्ट को यूज कर सकते हो। दूसरा रिस्पॉन्सेज, फैप में क्या करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेज टू रिस्क, हम रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किया यहां पे उसको अपन रिस्पॉन्ड करते हैं फैप में, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास 500 में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस की, जो भी ऑडिट एविडेंस हमें मिला है वो सफिशिएंट है और जो भी मिला है वो एप्रोप्रिएट है, मतलब रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी जो हमने डिस्कस किया हुआ है ऐसे 500 में। तो ये चीजें थी जो हमें देखनी है कि भाई हमें ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है। दूसरा, चलो हमने मान लिया कि हाँ हमको जरूरत है ऑडिटर एक्सपर्ट की, तो क्या हमें ऑडिटर एक्सपर्ट यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये था जरूरत के लिए, क्या हमें जरूरत है ऑडिटर एक्सपर्ट यूज करने की, वेदर टू यूज एक्सपर्ट, ठीक है। अब किसी काम के लिए हम एक्सपर्ट को यूज करने वाले हैं, तो क्या हमें उस काम के लिए यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसमें हम सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस, वो काम देखेंगे, वो काम क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा उसका रोमम देखेंगे, वो काम में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट को यूज करने की बात आ रही थी कि यूज करें कि नहीं करें और कौन से काम के लिए यूज करें। अब वो काम में क्या क्या चीजें हैं ये हमें चेक करना है, सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस, दूसरा उसके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तीसरा नेचर ऑफ प्रोसीजर्स कि हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे उस काम को ऑडिट करने के लिए, ठीक है। ये 3 बात आपको काम के लिए रखनी है। और चौथा, क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज किया है क्या, अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज किया फिर हमें एक्सपर्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे अपने प्रोसीजर्स कर लेंगे, जो मैंने ऐसे 500 में पढ़े थे, कॉम्पिटेंस चेक करना, वो CCO तो हर किसी में चेक करते हैं, तो वो सब चेक करके हम देख लेंगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट सही है कि नहीं है, फिर हमें ऑडिटर एक्सपर्ट यूज करने की जरूरत ना हो, क्या पता, ठीक है। तो देख लेंगे भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है कि नहीं किया मैनेजमेंट ने, ठीक है। तो ये आपके 4 चीजें आपको चेक करनी थी अगर आपको ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करना है या नहीं करना है, ये चेक करना है। तो अब एक क्वेश्चन आपका इंडिविजुअली इस पे आ सकता है कि अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट हायर किया है, अगर मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट यूज किया है, तब आपको किन किन बातों को कंसिडर करना है टू डिसाइड वेदर टू यूज ऑडिटर एक्सपर्ट और नॉट। मतलब मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है, तब आपको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको भी अपना एक्सपर्ट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये इसकी बात आ रही है, इसमें आप 3 चीज ध्यान रखना, एक तो एंटिटी के बारे में देखेंगे अपन, दूसरा मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के बारे में देखेंगे, एंड तीसरा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट का जो काम है वो अपन देखेंगे। इसको आप ऐसे भी आ सकते हो, तो एंटिटी का जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसके काम को अपन देखेंगे। ये 3 पॉइंट है। अब एंटिटी में क्या देखेंगे, एंटिटी का ये देखेंगे कि भाई वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है क्या वो एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है या फिर कोई एक्सटर्नल पार्टी है, मतलब वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो उसका एम्प्लॉय है या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसको उन्होंने हायर किया हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय होगा तो ऑब्जेक्टिविटी कम होगी, इश्यूज कम होगी, जो मैंने आपको इंटरनल ऑडिट में भी बताया था, याद है ना, वैसा ही ऐसे अगर एम्प्लॉय होगा तो फिर देखेंगे भाई एम्प्लॉय है तो क्या, ठीक है, तो एम्प्लॉय है कि नहीं है। एंड दूसरा जो एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल्स है ना, क्या उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के ऊपर भी कोई इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं तो अच्छा है कि भाई उसके काम को भी मैनेजमेंट चेक करता है कि भाई उसने सही काम किया है कि नहीं किया, उसके काम के भी ऊपर भी इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चेक करेंगे, ये दोनों एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे। दूसरा मैनेजमेंट एक्सपर्ट को क्या चेक करेंगे, सेम CCO मतलब जो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, ये चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या वो टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कंप्लाई करता है या नहीं करता है। इसका मतलब क्या कि उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स लगते हैं या नहीं लगते मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर। मैनेजमेंट एक्सपर्ट CS भी हो सकता है भाई, CMA भी हो सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई उनके जो स्टैंडर्ड्स लिखे गए उसमें कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। ऑब्वियसली है CS CMA में, लेकिन हाँ बस वो चेक करना पड़ेगा कि भाई उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लगते हैं या नहीं लगते हैं। एंड लास्ट में उसके काम को चेक करेंगे, काम को चेक करेंगे इसका मतलब क्या, उसका क्या नेचर है जो काम करता है, कितना स्कोप है उसका और क्या ऑब्जेक्टिव रहता है उसके काम का, एंड
उसके काम के ऊपर मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है। यहां पे था इंटरनल कंट्रोल, मतलब एंटिटी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो है कि नहीं उसके काम के ऊपर। ये है मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है, मतलब मैनेजमेंट कितना कंट्रोल करता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपने हिसाब से काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चेक करेंगे यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 3 चीज और उसके नीचे 2 चीजें हम चेक करेंगे when management is management expert and when deciding whether we can use our auditors expert or not। एक बार इसके अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिटरमाइनिंग नीड फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट, क्या नीड है भाई, सबसे पहले हम उसके अंडरस्टैंड 315 अंडरस्टैंड करेंगे और रोम को एसएस आइडेंटिफाई करेंगे, 330 इंप्लीमेंट करेंगे रिस्पॉन्सेज और डिजाइन करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऐसे 500। अब वेदर टू यूज, क्या हम यूज करना है, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट रखा है या नहीं रखा है, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर को, कि भाई नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है मैटर का, उसमें रोमम कितना है और क्या नेचर ऑफ प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। अब बात करते हैं अगर मैनेजमेंट ने यूज किया हुआ है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, तब हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहला उसके काम का नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा उसके काम में कोई भी अगर हमने कोई भी इंटरनल मतलब मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल है या नहीं है उसके काम पे, ठीक है। फिर दूसरा हम चेक करेंगे एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे क्या वो एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है या फिर वो कोई परफॉर्मेंस कोई भी कंट्रोल्स है कि नहीं एंटिटी के उसके ऊपर। इसको मैं आपको सीक्वेंस में दे दूंगा, आपको जब नोट्स अपलोड करूंगा इसको मैं एकदम सीक्वेंस में लगा दूंगा, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे कि भाई जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो कॉम्पिटेंस एंड केपेबल है या नहीं, और उस पर जो भी टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लगते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि भाई हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट रख तो दिया, ऑडिटर एक्सपर्ट जो है वो हमने रख तो दिया, अब हमें एज एन ऑडिटर हमें क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं उसके काम के लिए। एंटी डिसाइड करेंगे अपने प्रोसीजर्स का, मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कि हमें क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं उसके काम से रिलेटेड। तो हमें उस मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट कैसे डिसाइड करेंगे, 2 चीजों के बेसिस पे होगा। एक तो मैटर, जिसके लिए जिस काम के लिए हमने उस एक्सपर्ट को हायर किया, और दूसरा एक्सपर्ट को देखेंगे। एक अपने मैटर को देखेंगे जिस काम के लिए हायर किया, और उस एक्सपर्ट को देखेंगे। मैटर में क्या देखेंगे भाई, वही सिंपल नेचर कितना है, सिग्निफिकेंस क्या है, रोमम, ये हर जगह आएगा रे। नहीं, मैटर का नेचर देख लेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, रोमम देख लेंगे, ये भी लिख देना यार हर बार, मतलब 620 में तो हर बार लिख देना। नेचर देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, रोमम देखेंगे। एक्सपर्ट का क्या देखेंगे, एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस देखेंगे, मतलब क्या हमने पहले भी कभी इस ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, उस टाइम हमारा एक्सपीरियंस क्या था इसके काम के साथ, वो भी हम कंसिडर करेंगे हमारे एंटी डिसाइड करने के लिए। पता चला कि हाँ भाई 10-15 साल से हम इसी ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम एंटी कम रख सकते हैं, मतलब हम कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पे भरोसा है, हमें भरोसा है इस पे। दूसरा सब्जेक्ट टू, क्या वो एक्सपर्ट जो है वो सब्जेक्ट टू फर्म क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, मतलब फर्म ने अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया, मैंने आपको एक्सक्लूसिव 1 में पढ़ाया था, फर्म को क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है। तो जो भी ऑडिटर के फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया, क्या वो इस एक्सपर्ट पे भी अप्लाई होता है या नहीं होता है। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर वो इंटरनल एक्सपर्ट है तो उस पर अप्लाई होगा। इंटरनल एक्सपर्ट मतलब कौन, जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उसी फर्म के अंदर काम करता है, उस पर तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि तो बाहर का बंदा है ना, उस पर हमारा फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो वो हमें चेक करना है, अगर अप्लाई होता है तो फिर हम थोड़ा कम प्रोसीजर यूज करेंगे, अप्लाई नहीं होता है तो ज्यादा करेंगे। वही यहाँ पे नीचे लिखा गया है, नीड फॉर मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, कब ये जो प्रोसीजर्स हमने जो डिसाइड किया है, कब हमें ज्यादा प्रोसीजर्स करने पड़ सकते हैं, कब हमें एज एन ऑडिटर एक्सपर्ट के काम पर ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वही ये सेम ऊपर जैसे मैंने अपने एक्सपर्ट को देखा, काम को देखा, यहीं पे भी एक्सपर्ट को देखेंगे, काम को देखेंगे। एक्सपर्ट में क्या देखेंगे, अगर हमने उसके काम को पहले यूज नहीं किया है, ऑब्वियसली हमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अगर वो हमारे नॉट सब्जेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो सेम इसका नॉट आ गया, इसका नॉट आ गया, ठीक है। वर्क में देखेंगे, अगर ये सिग्निफिकेंस देखेंगे, अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला काम है तो भाई हमें ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। अगर इंटीग्रल टू ऑडिट है, मतलब वो जो काम करता है ना ऑडिटर एक्सपर्ट, वो हमारे ऑडिट का एक अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रेवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑडिट। तो अगर वो रेवेन्यू के ऊपर ही काम कर रहा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे काम कर रहा है, तो वो एक्सपर्ट का जो पार्ट है वो इंटीग्रल टू ऑडिट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे उसके काम के लिए, उसके काम पे, ठीक है। ओके सर, ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं इवैल्यूएटिंग ऑब्जेक्टिविटी, कि हमें ऑब्जेक्टिविटी कैसे इवैल्यूएट करनी है, कि वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। सिंपल है भाई, पिछली बार ऐसे 610 में भी ये आया था। ऑब्जेक्टिविटी कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप देख के, कि भाई उसकी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट में सबसे पहला आता है भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं एंटिटी के साथ, कोई और उससे कोई फीस मिलती है। अब एक्सपर्ट जो है वो हमारा एक्सपर्ट है, ऑडिटर एक्सपर्ट है, उसको फीस मिल रही है एंटिटी से किसी और चीज की, कोई और सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। क्या पता उसने एंटिटी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट,
तो हमें वो चेक करना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव कहाँ है अगर उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो इसलिए हमें इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट में कौन सा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। रिलेशनशिप चेक करनी पड़ेगी, मतलब अगर कोई बिजनेस या फिर कोई पर्सनल रिलेशनशिप है क्या किसी की एंटिटी के अंदर, इसकी कोई किसी एंटिटी के अंदर कोई पर्सनल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप है क्या। और दूसरा कोई प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज, क्या ये कोई सर्विसेज अदर सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है कि नहीं करता एंटिटी को, तो ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो सकती है। और अगर वो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मतलब मैं एकदम ऑब्जेक्टिव, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भाई लिख के दे दे, तेरे ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तेरा ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं, तो ऐसा बोल रहा है लिख के दे दे, ठीक है। एंड दूसरा अगर ऐसा कुछ है तो हम देखेंगे कोई एडिक्वेट सेफगार्ड्स हमने लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं। सिंपल, जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए जो सेफगार्ड्स होते हैं वो हमने लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए। एक बार अपने नोट से डिस्कस कर लेते हैं। तो हम एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे डिसाइड करेंगे, किस बेसिस पे हम एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम मैटर को देखेंगे, मैटर को देखेंगे मतलब काम को देखेंगे, नेचर क्या है उसका, सिग्निफिकेंस क्या है और रोमम क्या है। दूसरा हम ऑडिटर को देखेंगे, ऑडिटर में हम प्रीवियस एक्सपीरियंस विद ऑडिटर देखेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ऑडिटर के साथ। एंड दूसरा वो हमारे फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के साथ कंप्लाई करता है या नहीं करता है, मतलब उसके ऊपर हमारा फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगता है नहीं लगता है। अब उसी को उल्टा कर देंगे, एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स कब करने पड़ेंगे। सबसे पहला जब जो भी मैटर था वो सिग्निफिकेंट जजमेंट है या फिर वो इंटीग्रल टू ऑडिट है, ठीक है। मैटर सिग्निफिकेंट जजमेंट है या फिर इंटीग्रल टू ऑडिट है। और दूसरा अगर उसकी कोई काम हमें कोई मतलब हमने पहले कभी भी उसको ऑडिट एक्सपर्ट को यूज नहीं किया, पहली बार हम उसको यूज करने वाले हैं, तब हमें ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। या फिर वो हमारे ऑडिटर्स फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से सब्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल होगा तो ही तो नहीं होगा ना, इंटरनल होगा तो उस पर तो लगेगा हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं इवैल्यूएटिंग ऑब्जेक्टिविटी, कैसे ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करेंगे। सिंपल दो चीजें हैं, इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स। इंटरेस्ट में आता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, रिलेशनशिप में आता है बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स या फिर कोई अदर सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे, सिंपल। और अगर ऐसा कुछ है तो भाई सेफगार्ड्स देख लेंगे, सेफगार्ड्स एडिक्वेट है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें एक क्वेश्चन है आपका ऐसा बनता था कि भाई एक हमने ना ऑडिटर एक्सपर्ट हायर कर लिया, बचपन से हमारा चला आ रहा है या फिर हमने नया नया हायर किया है, लेकिन वो हमारे क्या कंडीशन हमारी ऐसी रिलेशनशिप अच्छी बैठ गई थी तो हमने उसके साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। ऐसा कर सकते हैं क्या? आप ही खुद ही सोचो यार, ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट तो बनाओगे ना, आप उसको बताओगे तो सही भी आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंशियल रहना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है, तो यही होता है। तो इसलिए बोला गया एग्रीमेंट इज मैंडेटरी, ये बात आप ध्यान रख लेना, एग्रीमेंट बनाना पड़ता है आपको ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ। अब वो एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आएगी वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला भाई क्या काम करना है आपको, भाई नेचर क्या है आपके काम का, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपके काम का। दूसरा आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड एक्सपर्ट। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन रखना, भाई ऑडिटर और एक्सपर्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एंड एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, भैया जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ऐसे दुनिया में बांटनी नहीं फिरनी है, समझिए। क्योंकि आप ऑडिटर एक्सपर्ट हो, आपको हमने एक्सपर्ट कुछ अच्छे काम के लिए हायर किया है, तो आप भी अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना। फिर आता है नीड फॉर डिटेल्ड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट तो हमने बना दिया, ये आप ठीक है बेसिक एग्रीमेंट बना सकते हो, ये कुछ बेसिक कॉपीज होती है, कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डिनरी एग्रीमेंट बनता है वैसा आप एग्रीमेंट बना सकते हो। लेकिन अब आपको कौन कौन से सिचुएशन में डिटेल्ड एग्रीमेंट बनाना है भाई, क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हो। सिंपल, इसमें भी दो चीजों को देखना है, एक एक्सपर्ट को देखना है, एक एक्सपर्ट के काम को देखना है। तो अगर आप एक्सपर्ट में देखेंगे तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हो, तो हमें डिटेल्ड एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। या फिर हमने आपका काम कभी यूज ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं आप कौन हो, कहां से आए हो, आप कैसा काम करते हो, तो हमें डिटेल्ड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि आपने अगर गलत काम किया तो आपके ऊपर ये हो सकता है, आपको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाएंगे। तो हमें डिटेल में बनाना पड़ सकता है वो एग्रीमेंट। दूसरा काम को देखेंगे, अगर काम की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे ऑडिट के लिए, अगर हमारा ऑडिट ओपिनियन उससे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, तब हमें आपके डिटेल एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। या फिर जो काम है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स काम है, इतना हाईली कॉम्प्लेक्स है कि मुझे ही समझ में नहीं आता एज एन ऑडिटर, तो अगर आप मुझे बेवकूफ बना के भी चलेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मुझे डिटेल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये चार चीजें हैं, एक्सपर्ट को देखेंगे और एक्सपर्ट के काम को देखेंगे। एक बार हम अपने पीडीएफ को भी देख लेते हैं। तो एग्रीमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट, इसमें सबसे पहला भाई क्या क्या एग्रीमेंट में होगा, नेचर, स्कोप एंड टाइमिंग, क्या काम है आपका, और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन को डिसाइड करना, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना, ठीक है। नीड फॉर डिटेल्ड एग्रीमेंट, कब हमें नीड है डिटेल्ड एग्रीमेंट की? सबसे पहला आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हो मेरे से, मतलब आप एज एन एक्सपर्ट आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, या फिर आपका काम मैंने कभी यूज ही नहीं किया था। और काम की बात कर ले तो भाई काम या तो हाईली कॉम्प्लेक्स है या फिर उसका सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, समझ गए सर, वेरी गुड। बस लास्ट का कुछ थोड़ा सा ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है। ये तो आपको वैसे ही आता है पहले से, ये वाला ही है, बस थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा रुक जाओ बस, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इवैल्यूएटिंग adequacy of the work of internal, sorry,
ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ठीक है। तो इवेल्युएटिंग एडुकेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट कि हम अगर काम हमने यूज तो कर लिया, हमने सब कुछ पहले डिसाइड कर लिया भाई कितना काम करना है, कैसे करना है, उसको यूज करना है नहीं करना है, वो सब हमने डिसाइड कर लिया। अब हम डिसाइड करते हैं कि भाई उसका काम सही था या नहीं था, जो भी हमने काम यूज किया वो सही था या नहीं था। एक बार हम अपने एक बार पीडीएफ से देख लेते हैं इसको बोलना क्या चाह रहा है वो। इवेल्युएटिंग एडुकेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क कि भाई उसने जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया। इसमें मेन 3 स्टेप्स है हमारे पास, 1 2 3, ये 3 स्टेप में डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी ऑडिटर एक्सपर्ट ने काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया। सबसे पहला, जो भी उसने कंक्लूजन्स निकाले वो रीजनेबल है और रेलेवेंट है या नहीं है। जो भी उसने कंक्लूजन्स निकाले वो रीजनेबल है और रेलेवेंट है या नहीं है। दूसरा, जो भी उसने सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज करी है वो रीजनेबल है और रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। जो भी उसने सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज करी है वो रीजनेबल है और रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं है। और तीसरा, जो भी सोर्स डेटा उसने यूज किया, मतलब जो भी असम्पशन के लिए हम डेटा तो यूज करते हैं उसके बेसिस पे असम्पशन निकालते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन बनता है, तो ये उल्टा चल रहा है बेसिकली। तो उसने जो सोर्स डेटा यूज किया वो रेलेवेंट है, कंप्लीट है और एक्यूरेट है या नहीं है। ये 3 चीज हम चेक करेंगे। अब उसी के नीचे, उसी के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए कि इसको पर्टिकुलरली हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला है भाई जो भी इसने कंक्लूजन्स लिए वो रीजनेबल है या रेलेवेंट नहीं है। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके ऊपर, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है मैं आपको बताता हूं ये ठीक है। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या है भाई, सबसे पहला उससे पूछ लो, एडुकेसी चेक करनी है ना भाई, उससे ही पूछ लो भाई तुमने सही काम किया है कि नहीं किया, ठीक है। वो बोलेगा हाँ मैंने सही काम किया, सब यही बोलेंगे मैंने सही काम किया, तो उसके वर्क पेपर्स को रिव्यू कर लो। अब बोलोगे सर वर्क पेपर्स इज द डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनरशिप ऑफ द ऑडिटर ना, ऑनरशिप ऑफ ऑडिटर होता है, तो हाँ वो हमें वर्क पेपर नहीं देगा। तो बेटा ये है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, दिस इज एन आर एक्सपर्ट, मेरा ही एक्सपर्ट है। अगर मेरी टीम का आर्टिकल है उसका कोई वर्किंग पेपर है तो वर्किंग आर्टिकल ऐसा थोड़ी बोलेगा भाई मेरा वर्किंग पेपर है, दिस इज माय ओनरशिप, मैं तुमको दूंगा ही नहीं पार्टनर को। ये मेरी टीम का बंदा है भाई एक्सपर्ट जो है, तो मैं इसका वर्किंग पेपर यूज कर सकता हूँ, ठीक है समझे। और किसी का वर्किंग पेपर नहीं मंगा सकता मैं, लेकिन इसका तो यूज कर सकता हूँ, तो मेरी टीम का बंदा है, ठीक है। तो उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू कर लो, ठीक है। आपको वर्किंग पेपर में कुछ भी गड़बड़ मिल गई ना, ये बोलता है सब कुछ सही है, वर्किंग पेपर में गड़बड़ मिल गई, तब आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। किससे डिस्कशन करना पड़ेगा, एक किसी भी और एक्सपर्ट से डिस्कशन करना पड़ेगा जो भी उस फील्ड का, पर्टिकुलर फील्ड का, सपोज सिविल इंजीनियर का हमने एक्सपर्ट बुलवाया था, तो उसी सिविल इंजीनियर के कोई दूसरे एक्सपर्ट को बुला लो, उससे पूछ लो कि भाई इसके डिफरेंस आ रहा है, आप बताओ क्या सही है, कौन सही है, मतलब उसका एविडेंस जो मिला वो सही है, फिर ये जो बोल रहा है वो सही है। एंड दूसरा, मैनेजमेंट से डिस्कशन कर लो, इसके जो रिपोर्ट है उसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर लो, भाई हमारे एक्सपर्ट ये बोल रहा है, आपके हिसाब से ये बताओ कौन सा सही है, ठीक है। तो ये 4 चीज है। फिर इसके बाद आप एक और चीज कर सकते हो, कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स। कोलैबोरेटिव सर नया टर्म आ गया, मैंने तो कभी सुना नहीं आपके वीडियोस में। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सपोर्टिव, मतलब ये काम आपने कर लिया ना, ये काम, इसके साथ साथ आप ये सारे प्रोसीजर्स भी कर सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेटिव मतलब सपोर्टिव प्रोसीजर्स, जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके काम को, जो भी आपने कंक्लूजन निकाले उसको सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स है, आप सबसे पहला या तो ऑब्जर्व कर लो पब्लिश्ड डेटा बाय थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज ने, आपने क्या है, आपने एक्सपर्ट से बात कर लिया, अनदर एक्सपर्ट से, आपने मैनेजमेंट से बात कर लिया, एक बार थर्ड पार्टी से बात कर लो ना। अब थर्ड पार्टी किससे बात करोगे, किससे नहीं करोगे, तो थर्ड पार्टीज ने जो भी पब्लिश्ड डेटा, मतलब जो भी डेटा पब्लिश किया है उसको ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। ऑब्जर्व कर लो पब्लिश डेटा बाय थर्ड पार्टीज, और उस डेटा पे रीपरफॉर्म कर लो एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है इसको, ये ऑब्वियसली एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो थर्ड पार्टीज ने जो भी डेटा पब्लिश किया उसको ऑब्जर्व करो, उस डेटा पे रीपरफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो ये मैं आपको एक बार अपने नोट से दिखा देता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट एडुकेसी, सबसे पहले आपको उससे इंक्वायर करना है, वो बोलेगा हाँ सब कुछ सही है, तब आपको उसको रिव्यू करना है, वर्किंग पेपर्स एंड रिपोर्ट्स को। फिर वो आपको कुछ भी अगर गलत मिलता है तो आपको डिस्कशन करना है, किसके साथ, सबसे पहले अनदर एक्सपर्ट के साथ और दूसरा मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अब आपको करना है कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स। कोलैबोरेटिव मतलब क्या, सपोर्टिव प्रोसीजर्स। तो उसके लिए सबसे पहले आप कर लो ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या करोगे, पब्लिश्ड डेटा, ऑब्जर्व पब्लिश्ड डेटा ऑफ थर्ड पार्टीज, ठीक है। ये ऐसे 3 पॉइंट है। एंड रीपरफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रीपरफॉर्म करना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। दूसरा था अगर उसने सिग्निफिकेंट अजम्पशंस लिए हैं, अगर उसने सिग्निफिकेंट अजम्पशंस लिए तब आप वो सिग्निफिकेंट अजम्पशंस की रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस कैसे चेक करोगे, वो मैं आपको बताता हूं। आपको देखना है सबसे पहला कि क्या वो सिग्निफिकेंट अजम्पशन जनरली एक्सेप्टेड है या फिर वो स्पेशलाइज्ड मॉडल पे बेस्ड है। सिंपल, क्या वो जनरली एक्सेप्टेड है या फिर वो स्पेशलाइज्ड है। दूसरा, क्या वो कंसिस्टेंट है, किसके साथ कंसिस्टेंट है, मतलब क्या वो सपोर्ट करता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, क्या वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। और दूसरा, क्या वो मैनेजमेंट के हिसाब से है, मैनेजमेंट ने जो अजम्पशन लिया है क्या वो सिग्निफिकेंट अजम्पशन हमने, हमारे एक्सपर्ट ने भी लिया या नहीं लिया। अगर दोनों में डिफरेंस है, मैनेजमेंट ने कुछ और अजम्पशन लिया, हमारे एक्सपर्ट ने कुछ और अजम्पशन लिया है, तो रीजन फॉर डिफरेंस क्या है वो भी मैनेजमेंट के साथ पूछोगे, ठीक है। तो पहले देखोगे जनरली एक्सेप्टेड है, स्पेशलाइज मॉडल है। दूसरा, वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं, और मैनेजमेंट के हिसाब से भी कंसिस्टेंट है या नहीं। नहीं है तो फिर उनसे पूछोगे भाई क्यों कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है।
फिर एक पॉइंट आता है व्हेन वर्क ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट एडिक्वेट। हमने ये सारे प्रोसीजर्स किए भाई, इतने तीन बड़े बड़े प्रोसीजर्स कर लिए, उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई एक्सपर्ट का काम तो एडिक्वेट ही नहीं है, हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो आप एक्सपर्ट के पास जाओ, उनको बोलो कि भाई आपको अब ये काम और करना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये काम और इतना काम, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट। या फिर आप खुद ही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कर लो, आप खुद ही अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है वैसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कर लो। और अगर आप इस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब आपको जो एक्सपर्ट ने जो काम किया है वो आपको पसंद ही नहीं है, वो आपके लिए एडिक्वेट ही नहीं है, और आप अब खुद से काम भी नहीं कर सकते, तब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, क्योंकि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। एक तो एक्सपर्ट ने भी अच्छा काम नहीं किया है और आप खुद भी प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। एंड लास्ट वाला ये मोटा मोटा एकदम सेम है, डिट्टो सेम है टू योर सर्विस ऑडिटर। जो भी हमने सर्विस ऑडिटर में पढ़ा था ना कि कब हमें सर्विस ऑडिटर का अपना जो रेफरेंस है वो यूजर ऑडिटर के रिपोर्ट में दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते, वही सेम यहाँ पे है, कब एज एन ऑडिटर हम एक्सपर्ट के काम को रेफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सिंपल है भाई, सेम वही, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहला अनमॉडिफाइड, ये सेम चार्ट है जो हमने वहां पे बनाया था सर्विस ऑडिटर 402 में, सेम चार्ट है ये। तो अगर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो भाई हम रेफर नहीं कर सकते, अगर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो हम रेफर नहीं कर सकते, अनलेस लॉज एंड रेगुलेशन में अगर ऐसा कुछ बोला है कि आपको रेफर करना। भाई लॉज एंड रेगुलेशन में कुछ भी बोला पूरे ऑडिट में, लॉज एंड रेगुलेशन overrides every audit procedure। तो अगर लॉ एंड रेगुलेशन कुछ भी बोल रहा है करने के लिए आपको वो करना है, तो अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है आपको रेफर करना है उसके काम को, तो आपको रेफर करना है, भले आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर जनरली अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो आप रेफर नहीं कर सकते, मॉडिफाइड ओपिनियन है। एंड इफ दैट ओपिनियन इज, इफ दैट मॉडिफिकेशन इज रेलेवेंट टू द एक्सपर्ट्स वर्क, मतलब एक्सपर्ट को हमने काम के लिए यूज किया था, सपोज ग्रेचुटी के लिए यूज किया था हमने उस एक्सपर्ट को, और हम मॉडिफाई कर रहे हैं ओपिनियन बेस्ड ऑन फिक्स्ड एसेट की, फिक्स्ड एसेट में कुछ गड़बड़ है इसलिए मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। आप लोग मॉडिफाइड ओपिनियन दिया मतलब हम रेफर कर सकते हैं? नहीं, वो मॉडिफाइड ओपिनियन जिस पर्टिकुलर काम के लिए हमने दिया है उस काम के लिए अगर हमने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया था तभी हम उसको रेफर कर सकते हैं। अगर हमने सेम अभी ग्रेचुटी के लिए हमने एक्सपर्ट को यूज किया तो अगर ग्रेचुटी में कुछ भी गड़बड़ है जिसके लिए हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तभी हम उस एक्सपर्ट के काम को यूज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस यू गॉट माय पॉइंट। तो अब हम रेफर कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रख लेना कि भाई रेफरेंस से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई एक्सपर्ट ने काम किया है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जाने उसका काम जाने, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बिकॉज यू आर द ऑडिटर। 600, 610, 620 में आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, यस सर, गॉट इट, वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट हम रखते हैं 6 नहीं यार 250, 650 बहुत ज्यादा हो जाता। ठीक है, 250 लाइक्स का मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले लाइक टारगेट्स की तरह आप ये वाला लाइक टारगेट भी अचीव करा देंगे। कमेंट में लिख देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको ये मोटिवेशन मिल जाए कि वो भी सीए बनेगा। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। और तो क्या, यहाँ आपको अगर मेरा फोन नंबर ये सब चाहिए, अगर आपको कांटेक्ट करना है मुझे तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9023 में से 2 गया 5 से 01। तो आप इस पे मुझे एकदम अच्छे से व्हाट्सअप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑडिट के क्वेरीज पूछ सकते हैं। बस इस बार ऑडिट में एग्जाम्पशन पार बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।